जैसी बुनियादी सुविधाएं लोगों तक पहुंच सकें, ऐसा सपना लोगों ने संजोया। अब सरकार को 3 महीने का समय होने जा रहा है, तो लोगों के पास अब सवालों का पुलिंदा भी बड़ा है। और हो भी क्यों ना, जनता से वायदे जो खूब किए गए, लेकिन जहां तक सवाल शिक्षा का है, तो यह अभी भी लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। प्रदेश सरकार के करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा देने के बाद भी जहां सरकारी शिक्षा दम तोड़ रही है, वहीं पौड़ी के देवीखेत गांव में अपने आर्थिक संसाधनों से गांव में एक स्कूल को खोल आशीष डबराल नाम के एक शख्स ने गांव के नौनिहालों को निःशुल्क शिक्षा देने के साथ उन्हें वेल एजुकेट करने का फैसला किया और बखूबी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, जो न सिर्फ समाज के लिए एक मिसाल है, बल्कि सरकार के लिए भी। प्रदेश में सरकारी स्कूलों के लगातार गिरते स्तर की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। कई स्कूल सूबे में शिक्षक विहीन हैं, तो कहीं छात्र संख्या शून्य हो जाने से विद्यालय ही बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलों के लड़खड़ाते हाल को देखते हुए अपने गांव के नौनिहालों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे ये युवक आशीष डबराल हैं, जिन्होंने अपने आर्थिक संसाधनों से गांव के नौनिहालों को पढ़ाने के लिए साल 2014 में गुरुकुल तिमली विद्यापीठ नाम का स्कूल खोला। यहाँ आशीष गांव के नौनिहालों को निःशुल्क शिक्षा तो दे ही रहे हैं, साथ ही हर बार साल में 2 बार समर और विंटर कैंप को आयोजित कर गांव में कक्षा 1 से कक्षा 9 तक पढ़ने वाले सभी नौनिहालों को वेल एजुकेट भी कर रहे हैं। इसके लिए आशीष ने अपने संसाधनों से दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ छात्राओं को समर कैंप में बुलाकर गाँव के स्कूली बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा सौंपा है, जिसमें गांव के सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ साथ इस विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राएं यहां अपने दायित्वों को बखूबी निभाते हुए प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर शिक्षा गांव के नौनिहालों को दे रहे हैं। इससे पहले भी आशीष इंग्लैंड के छात्र छात्राओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा चुके हैं, जिसमें इंग्लैंड के कल्चर को यहाँ के छात्र छात्राओं ने जाना। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक किताब क्लब करके सोसाइटी बनाई है, तो उनकी कोशिश रहती है कि बहुत जगह स्कूलों में जाके बच्चों को पढ़ाने लिखाने में उनकी हेल्प करें। उसके अलावा उत्तरांचल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका करके एक ग्रुप है अमेरिका में, जो कि उत्तराखंड से जो प्रवासी भारतीय हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, तो उनकी हेल्प से हमने ये प्रयास किया है। लास्ट दिसंबर में भी हमने ये कोशिश की थी, जिसमें कि हमने 6, 7, 8 की जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ के 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स की प्रोफाइलिंग की और उनको पता लगाया कि कौन सा स्टूडेंट किस चीज़ में वीक है, किस चीज़ में ठीक है और कौन कौन से उसके इम्प्रूवमेंट एरिया हैं। उसके बेसिस पे हमने उसको थोड़ा रिसर्च किया और उसके बेसिस पे हर एक स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम को भी हम इस समर कैंप में पूरा कर रहे हैं। हमें जहाँ पे लगता है कि जो चीज़ उन्हें आनी चाहिए या ज़रूरी है, हम वही चीज़ उन्हें सिखा रहे हैं। जैसे कि आज मैं उन्हें प्रोनाउन सिखा रही हूँ। हो सकता है उन्होंने इंग्लिश में, हिंदी में सीखा होगा संज्ञा क्या होती है, लेकिन इंग्लिश आजकल ज़रूरी हो गया है मीडियम, तो मैं इसलिए उन्हें इंग्लिश पे एम्फेसिस कर रही हूँ। हम सारे बच्चे जितने भी इधर है, वी आर ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट्स और हम सब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं। जनरली 1st, 2nd, 3rd ईयर में हम हैं और इधर आके हमें आज हमारा शायद 1 हफ्ता पूरा हो गया है, 6ठा दिन है हमारा पढ़ाने का। सो आई थिंक द रियल इम्प्रूवमेंट जो बच्चों ने किया है वो बच्चे ही बता सकते हैं। लाइक हम जो देखते हैं, तो हमारे हिसाब से तो ऑब्वियसली हम बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाने। मैंने मैम से प्रोनाउन के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमें मैम ने मैथ्स में भी बहुत कुछ बताया। हमको मैम ने वो प्रोनाउन के बारे में सिखाया, संज्ञा हिंदी में बताई, हमको हिंदी इंग्लिश हमको सिखाई बोलना, हमको टेंस सिखाए, तो मैम बहुत अच्छी है। आशीष की इस पहल को ग्रामीणों ने काबिले तारीफ बताया और आशीष की इस पहल से सरकार को भी सबक लेने की राय दी है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार भी इस तरह की शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सोचे तो प्रदेश की शिक्षा में एक नई क्रांति देखने को मिलेगी और शिक्षा के स्तर में सुधार दिखेगा। का प्रयास निश्चित तौर पर बहुत ही बढ़िया चल रहा है और बीच बीच में वो यहाँ पर कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं, जिससे कि यहाँ के ग्रामीण जो है वो इसके प्रति काफ़ी लगाव अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय कदम है आशीष डबराल की तरफ से। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर सवाल लेना चाहिए कि सरकार भी इनके साथ जुड़े
और आगे जो ये कर रहे हैं इनके साथ सहयोग करें ताकि ये इनका मनोबल लगातार बढ़ता जाए। और नौनिहालों के हित में सोच रहे आशीष डबराल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उम्मीद की जाती है कि प्रदेश की नई सरकार भी आशीष की इस पहल को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाएगी, जिससे नौनिहालों का भविष्य संवर जाएगा। स्पेशल डेस्क के लिए पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट। और मेरे साथ मेरे सहयोगी योगेश जुड़े हैं। योगेश, आशीष की ये पहल वाकई सराहनीय है और अगर यही पहल कुछ अन्य संस्थाएं भी करें, यही पहल अगर सरकार भी करे तो वो दिन दूर नहीं जब हर बच्चा अच्छे से पढ़ लिख सकेगा। सर्व शिक्षा का जो नारा दिया जाता है कि सब पढ़ें सब लिखें, वो फलीभूत होगा। बिल्कुल कैलाश, ये आशीष जी की एक अत्यंत प्रशंसनीय पहल इसको मैं कहूँगा, क्योंकि हमारे देश की जो स्तरीय शिक्षा है वो अभी तक बड़े शहरों में ही जो है केंद्रित होकर रह गई है। जैसे कि आज भी हम देखें तो विश्वविद्यालयों के नाम पर दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो गया, यही अधिक नाम हमारे प्रसिद्ध होते हैं। तो आशीष ने दिल्ली विश्वविद्यालय को एक गांव तक लाने की कोशिश की है, उस स्तरीय शिक्षा को पहुंचाने का उन्होंने कोशिश किया है। और यह जो इनका प्रयास है वो युवाओं को भी प्रेरित कर रहा है। इसके अलावा सरकार को तो इससे सुध लेनी ही चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही वो एकमात्र माध्यम है जो किसी देश की, किसी प्रदेश की और समाज की तरक्की का एक जो है सबसे विश्वसनीय और सबसे कारगर एक जरिया होता है। बिल्कुल जी योगेश, कुल मिलाकर देखा जाए जिस तरीके से अगर सरकारों की बात करें, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिस शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक प्रदेश में सुधार देखा नहीं गया है जब से राज्य बना है। जितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, लेकिन अभी भी जो कथनी और करनी होती है सरकारों की, उसमें अंतर जरूर दिखता है। और मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वायदे कई गए थे और वायदे अगर पूरे नहीं होंगे योगेश तो लोगों के सवाल उठने लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल कैलाश, मैं आपको एक चीज़ इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं कि हमारे नेताओं के पास शिक्षा के लिए अभी तक विजन की कमी है। ये शिक्षा के महत्व को, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, अभी तक समझ नहीं पाए हैं। इसीलिए हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इतनी बदहाल है। हमारे नेता कहते हैं कि हमें पलायन रोकना है, हमें रोजगार देना है, हमें प्रदेश की सूरत बदलनी है, लेकिन जब तक हम इस प्रदेश के नौनिहालों को स्तरीय शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो ये सारे इनके प्रयास बेमानी हो जाते हैं और निरंतर इससे पलायन भी बढ़ेगा और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। और इस तरफ जो है सरकार का अभी तक कोई ध्यान नहीं गया है। 17 वर्ष हो गए हैं हमारे राज्य को बने हुए, लेकिन आज तक कोई प्रभावी शिक्षा नीति नहीं बन पाई है। आज भी बच्चे नदियों को पार करके स्कूल जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बच्चे नदियों को पार करके भी जा रहे हैं और इसे विडंबना ही हम कहेंगे योगेश कि आज जाहिर तौर पर ऐसी हालत है बच्चों की कि अपनी जान हथेली में रखकर स्कूल पहुंचते हैं बच्चे। कहीं पर शिक्षक इतने ज्यादा हैं तो छात्र नहीं है, कहीं पर छात्र है ही नहीं तो स्कूलों को बंद कर दिया गया है। योगेश, आप हमारे साथ बने रहिए। आशीष हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। आशीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल 24/7 में। और सबसे पहले तो आपके जज्बे को हमारा पूरा चैनल सलाम करता है और हम आपसे ये जानना चाहते हैं आशीष कि आपको ये प्रेरणा कहां से मिली, किस तरीके से आप बच्चों को ये प्रेरणा आप खुद भी देते हैं, क्योंकि आपने भी प्रेरणा ली है, आप किस तरीके से बच्चों को आप प्रेरित कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपके चैनल को और आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने बहुत सही सवाल पूछा ये कि ये जानना जरूरी है कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली है, और वो प्रेरणा मुझे मिली है मेरे पूर्वजों से। जी जी। मैं तिमली गांव से हूँ और जो पौड़ी गढ़वाल में है, और मेरे परदादा जो तिमली में रहे थे और उन्होंने वहाँ पे एक स्कूल शुरू किया था सन 1882 में जी। तिमली संस्कृत पाठशाला नाम से। और मेरे दादाजी जो कि एक वैद्य थे, उन्होंने लाहौर से पढ़ाई की और उसके बाद भी वो बजाय कि लाहौर में या किसी और बड़े शहर में अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस करते, उन्होंने गांव में ही अपना पूरा जीवन बिताया और गांव के लोगों की सेवा करते रहे। तो मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं मेरे डीएनए का पार्ट है जी। जिसके कारण मेरे को ये प्रेरणा मिलती है कि मेरे को अपने घर, अपने गांव और अपने जमीन, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। जी जी आशीष, बिल्कुल ये आपने अच्छा एक जज्बा यहाँ पर बताया। जाहिर तौर पर हम आपकी हौसला अफजाई भी करते हैं, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अमूमन जितने भी युवा हैं, कोई दिल्ली की ओर रुख कर रहा है, कोई बंबई की ओर रुख कर रहा है या फिर 7 समंदर पार की ओर रुख कर रहा है अपने करियर को बनाने के लिए, लेकिन उस करियर को छोड़कर गांव में अपना जीवन व्यतीत करना, उसके बाद निस्वार्थ भाव से बच्चों की सेवा करना, बच्चों को अच्छी तालीम देना, लगता है कि काफी कठिन कार्य है।
ये कठिन और आसान हमारे दिमाग के अंदर है सब। ये हमारी सोच पे निर्भर करता है, क्योंकि जब भी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जन्म गांव में हुआ है और मैंने बचपन से ही गांव से मेरा जुड़ाव रहा है। तो जब मैं गांव में देखता हूँ और जो पहाड़ों पे जब खेत बने हुए हैं जिनको कि हम आज की तारीख में संभाल नहीं पा रहे हैं, तो किसी न किसी ने वो बनाए होंगे वो खेत। और ये सब मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी सोच पर निर्भर है कि क्या कठिन है और क्या आसान। जी जी। और मैं आपको जैसे आपने बताया कि ये आज का युवा जो है वो एक तरह की एक अंधी दौड़ है, जिसमें कि वो दौड़ने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं है कि हम किस डायरेक्शन में और कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल। अपनी संस्कृति को और अपने जो हमारी धरोहर है उनको छोड़कर हमारे पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है हमारे पास, जिसको हम संभालने के बजाय कुछ ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि ये कहाँ हम पहुंचेंगे फाइनली इसमें। जी जी। इस टाइम पे मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ, ब्रिटिश टेलीकॉम में, और हर वीकेंड पे मेरा गांव में आना जाना लगा रहता है। जी। ये एक इस तरह से है कि जैसे मेरे ऑफिस के कई लोग मेरे को बोलते हैं कि तुम हर वीकेंड पे कैसे जाते हो, तो मैं उनको सिर्फ ये कहता हूँ कि ये एक माइंडसेट है सिर्फ आदमी का। बिल्कुल। जैसे वो गुड़गांव से या नोएडा या गुड़गांव से दिल्ली ऑफिस से अपने घर जाते हैं, मैं ऑफिस से अपने घर हर वीकेंड पे यहाँ आता हूँ। तो बजाय ये कहने के कि मैं गुड़गांव से यहाँ आता हूँ, मैं ये कहना पसंद करता हूँ कि मैं यहाँ से गुड़गांव नौकरी करने जाता हूँ और फिर वापस अपने घर यहाँ आता हूँ। जी। तो ये आपकी सोच पे निर्भर करता है सब। बिल्कुल बिल्कुल। 2014 से आप इस काम को कर रहे हैं, तो कुछ कठिनाइयां क्या पहले आई कठिनाइयां? क्योंकि जब संसाधनों को आदमी विकसित करता है तो कुछ कठिनाइयां जरूर पेश आती है। क्या आपको किसी तरह की कोई कठिनाई पेश आई? कठिनाइयां आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं जब आप किसी नए काम को शुरू करने की कोशिश करते हैं। तो वो कठिनाइयां रही हैं जरूर, लेकिन मेरे ख्याल से उन कठिनाइयों से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए वो जो लक्ष्य जिसके प्रति मैं समर्पित हूँ वो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। और वो समर्पण इतना ज्यादा रहा है कि मेरे को उन कठिनाइयों को कभी आभास हुआ नहीं कि वो कठिनाइयां भी हैं। जी जी। कितने बच्चे अभी तक लाभान्वित हुए हैं और किस किस तरह की तालीम आपके स्कूल में इन बच्चों को दी जाती है? अभी हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं 2014 से। एक तो हमने प्राइमरी स्कूल वहाँ पे शुरू किया है देवीखेत में, जिसमें कि 40 बच्चे इस टाइम पे प्रशिक्षण ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। जी जी। ये प्राइमरी स्कूल है और अपने टाइप का एक अलग टाइप का स्कूल है वहाँ गांव में। इसमें हमने कुछ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ब्रिटिश टेलीकॉम में जॉब करता हूँ, तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि लंदन में हैं और यूनाइटेड किंगडम में। तो उनकी मदद से मैंने इंग्लैंड के कुछ स्कूल्स के साथ पार्टनरशिप की है। तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बच्चों को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कराते हैं, ताकि एक दूसरे की सभ्यता को समझ सकें, एक दूसरे की भाषा को समझ सकें। जी। और ये जो अंधी दौड़ है उसको दौड़ने से पहले एक बार देख लें कि दुनिया में और जगह पे कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, और जगह के और देशों के लोग जो कि विकसित देश हैं उनके वहाँ कैसे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है और किस टाइप से उनका माइंड डेवलप किया जाता है। तो वो एक कोशिश इस स्कूल में की जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे सेमिनार हम करते हैं, बहुत सारी वर्कशॉप करते हैं। लोकल जो हमारा कल्चर है उसको हम आगे प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ढोल सागर हो गया, तो उसकी हम बच्चों को उसकी जानकारी देते हैं कि ये क्या हमारी इस सभ्यता के बारे में वो जाने। जो लोकल क्राफ्ट वर्क है, जैसे कि बांस की जो कलाकृतियां होती हैं या लकड़ी का कोई कलाकृति, जो ऐसे लोकल कलाकार हैं उनको हम स्कूल में बुला के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि आप उनको सिखाइए कि ये हमारी संस्कृति का और हमारी सभ्यता का पार्ट है। ये बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हम किस इलाके में रह रहे हैं और हमारी क्या यहाँ की पहचान क्या है। जी। तो इसके अलावा थोड़ा सा मैं और कहना चाहूंगा कि इसके अलावा हमने कुछ कंप्यूटर सेंटर भी शुरू किए हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं। उनमें पहले हमने बच्चों को ट्रेन किया और अब वही बच्चे वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में जो हमने कंप्यूटर सेंटर शुरू किए वहाँ पढ़ा रहे हैं। जी। साथ में कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी काम शुरू किया। वैसे पहाड़ में तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होती रही है हमेशा से, लेकिन और आज की दुनिया में हम उसका ऑर्गेनिक का काफी ट्रेंड हो गया, लेकिन एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम शुरू किया है। फिर इसके अलावा हम समर कैंप और विंटर कैंप, जैसे कि अभी एक कैंप के बारे में आपने अभी कवर किया है, तो ये कैंप भी एक उस प्रोग्राम का हिस्सा है। जी जी। और इसमें उत्तरांचल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो कि अमेरिका में जो प्रवासी भारतीय हैं, जो उत्तराखंड के लोग हैं, उनके सहायता से, और किताब क्लब जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों ने बनाया हुआ है जी, उनकी सहायता से हम इस कार्यक्रम को चलाते हैं। और पिछले 3 या 3.5 सालों में हमने कम से कम 2300 बच्चों को ट्रेन किया उत्तराखंड के 10 जिलों में। जी आशीष जी, आपके हौसले को एक बार फिर से हम सलाम करते हैं। और क्या हमारे माध्यम से कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? ये मैं आपके माध्यम से जो भी लोग सुन रहे होंगे और जो भी युवा हैं जो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं उन सब से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके मन में कुछ है, आपके दिल में अपने गांव के लिए, जो आपने अगर एक दिन भी अपने गांव के जीवन को जिया है, तो अब मैं मानता हूं कि आप शहरों में रह रहे होंगे, आपकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और अपने अपने परेशानियां और अपने अपने चैलेंजेस हैं शहरों में, लेकिन अपने गांव के लिए अगर आपके मन में थोड़ा सा भी कुछ जज्बा है तो उस पर काम करना शुरू करिए, सोचना बंद करिए और सिर्फ करना शुरू कीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका। आशीष डबराल थे हमारे साथ, जिन्होंने एक स्कूल चलाया है 2014 से, उनका इनिशिएटिव उन्होंने लिया और बच्चों को निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि आशीष गुड़गांव में जॉब करते हैं, लेकिन हर
वीकेंड पर वो अपने गांव आते हैं और इन बच्चों को निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहे हैं, और वो भी मॉडर्न तकनीक के हिसाब से। योगेश मेरे साथ जुड़े हैं, प्रदीप भी मेरे साथ, मेरे संवाददाता जुड़े हैं, लेकिन योगेश के पास पहले चलेंगे। योगेश, जिस तरीके से आशीष का जज्बा है वो वाकई काबिले गौर है, वाकई इस जज्बे को सलाम करना बनता है। योगेश। बिल्कुल कैलाश, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब वो अपना कार्यभार ग्रहण किया था तो योजना आयोग का नाम बदलकर उन्होंने नीति आयोग कर दिया, जिसका मतलब होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का मतलब यानी कि भारत बदल रहा है। तो मैं आशीष जी की जो ये पहल है, इसको एक शब्द में अगर मुझे कहना होगा तो मैं इसे नेशनल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहना चाहूंगा कि ये भारत को बदलने के लिए, गांव को दिल्ली से या विदेशों से जोड़ने के लिए और एक सांस्कृतिक समन्वय को शिक्षा के माध्यम से जोड़ने के लिए जो ये प्रयत्न किया जा रहा है, यह निश्चित रूप से इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और ये हम सब युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा का कार्य है कि हम भी छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर जिसकी जैसी क्षमता है उसके आधार पर वो कर सकते हैं। तो इससे निश्चित रूप से हम गांवों को बदल पाएंगे, अपने प्रदेश को बदल पाएंगे और अपने देश को बदल पाएंगे। बिल्कुल, चलिए योगेश बने रहिए हमारे साथ। प्रदीप मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं पौड़ी से। प्रदीप, अगर आशीष डबराल की बात की जाए तो आशीष डबराल का जो काम है वो वाकई में सराहनीय है। किसी बच्चे को पढ़ाना और वो भी इतने सारे बच्चों को तालीम देना, वो भी निस्वार्थ भाव से, और साथ ही मॉडर्न तकनीक इन बच्चों को इजाद करवाना, ये आप वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्रदीप जी कैलाश, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से आशीष डबराल निस्वार्थ भाव से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनकी सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और उनकी लगन को सराहना देना चाहिए। कहीं ना कहीं जो आपसे भी छिपी नहीं है कि प्रदेश के जो सरकारी स्कूल है उनकी क्या स्थिति है। सरकार तमाम वादे करके करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, लेकिन स्थिति जो है वो आज धरातल पर उतरी भी नहीं पाई। तो बात करें तो पहाड़ी जनपदों में जो शिक्षा का स्तर है वो दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। ऐसे में अगर सरकार आशीष डबराल को एक रोल मॉडल लेकर चले तो कहीं ना कहीं जो है प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं सुधर सकती है। जी कैलाश। बिल्कुल प्रदीप, अगर ग्रामीणों की बात करें, क्षेत्र की ग्रामीणों का क्या कुछ मानना है आशीष डबराल के लिए और किस तरीके से वो इस पहल को ले रहे हैं? ये तो मैं बताना चाहूंगा, शुरू में आशीष के लिए भी एक दिक्कत के सामने आए थे। जो अभिभावकों ने वो शुरू में से जोड़ नहीं पाए, लेकिन जैसे ही कुछ लोग इससे जुड़े उसके बाद कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में जो है एक शिक्षा की लहर दौड़ पड़ी है। आपको बताना चाहूंगा कि छोटे से छोटे जो बच्चा है वहाँ वो भी इंग्लिश में बात करता है। तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि उस जगह शिक्षा का स्तर कितना है। और रोजगार की बात करें तो आशीष ने वहाँ जो है रोजगार से लोगों से जोड़ा है और तमाम एग्रीकल्चर हो गया या आपके बात तो हमारे जो संस्कृति से जुड़े जो चीजें हैं वो वहाँ बनाकर एक लोगों को रोजगार देने की भी बात कह रहे हैं वो, और उन्होंने रोजगार दिया है उस जगह पर। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो क्षेत्र के लोग हैं वो इससे काफी खुश है। और जो भी है जो छात्रों का जो है एक स्किल डेवलपमेंट के से कहीं ना कहीं उन्हें भी आगे जाकर इसमें सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल जी कैलाश। प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आपका। योगेश हमारे साथ बने हुए। योगेश, सरकार एक और ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, आपको लगता है कि आशीष जैसे लोगों को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए, क्योंकि ये लोग वाकई इस चीज के काबिल हैं जो शिक्षा के महत्व को समझते हैं, जो शिक्षा के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर रहे हैं? बिल्कुल कैलाश, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। ब्रांड एम्बेसडर या सद्भावना राजदूत वह व्यक्ति होता है जो स्वयं उस पहल में जो है पूरी तरीके से रमा हुआ हो और जो एक समाज को एक बेहतर संदेश दे सकता है और उस पहल को जो है प्रसारित कर सकता है। तो निश्चित रूप से आशीष इसके काबिल हैं और सरकार को उन्हें जो है सद्भावना राजदूत या उनकी जो है संसाधनों से उनकी मदद करनी चाहिए कि इस तरीके से जो अन्य युवा हैं वो भी आगे आ सकें। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आगे आ सके। स्नेहा मिश्रा हमारे साथ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं, लेकिन ये भी आशीष डबराल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, बच्चों को तालीम दे रही हैं। स्नेहा, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है HNN 24/7 में। और जिस तरीके से आप आशीष डबराल का साथ दे रही हैं, कितनी खुशी आपको मिलती है और किस किस तरीके से आप बच्चों को शिक्षा मुहैया करा रही हैं?
नमस्ते सर, आपकी आवाज़ मुझ तक आ रही है, थैंक यू। आशीष सर से मेरी मुलाकात अभी कुछ महीने पहले ही हुई थी और उन्होंने अपने गांव में मुझे इनवाइट किया था उनके साथ में काम करने के लिए। तो हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ छात्र हैं जो वहाँ पर, अभी तो हम रेगुलरली आना हमने चालू किया है। सर हमें इनवाइट करते हैं वहाँ के स्कूल्स में सर्वे वगैरह करने के लिए और वहाँ के बच्चों के अंदर पढ़ने की रुचि को जागृत करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें वहाँ से मिल रहा है अभी। जी स्नेहा, बच्चों को किस किस तरीके से आप तालीम देती हैं? आपको कैसा लगता है बच्चों को तालीम देना? हाँ जी सर, हम लोग, हमारे एक सेट पैटर्न होता है, हमारे कुछ कुछ मेथड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मैं मोटे तौर पर समझाऊं तो बहुत एक्टिविटी बेस्ड, बहुत ही खेल कूद के नज़रिए से, बहुत ही स्पोर्ट्स वगैरह इंक्लूड करके और इस तरीके की चीज़ों से हम लोग, जो थोड़ा सा पढ़ाई से हटकर होता है लेकिन पढ़ाई के बारे में ही होता है, इस तरीके के मेथड्स हम यूज़ करते हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। नॉर्मल करिकुलम के अलावा जो तरीके हम लोग अपना सकते हैं वो हम लोग करते हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला है बच्चों को बहुत मजा आ रहा है। वो हमेशा हमसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक रहते हैं, जिस तरह से सर हमें बताते ही हैं। जी, तो पहली मर्तबा आप बच्चों को तालीम दे रही हैं या फिर इससे पहले भी आपने बच्चों को तालीम दी है, और अगर आपको भविष्य में समय मिलेगा तो आप इस तरह के काम करती रहेंगी? हाँ नहीं सर, हम लोग को काफी टाइम हो गया है, मुझे खुद को 2 साल हो गए। मैं भी खुद यहाँ पर स्टूडेंट ही हूँ, DU के अंदर मैं लॉ कर रही हूँ। तो 2 साल से हम लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं और इसी तरीके के हम लोग कार्यक्रम करते हैं और रिस्पांस के बेसिस पे हम लोग अपने कार्यक्रम को चेंज भी करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली सर का इतना अच्छा रिस्पांस रहा है यहाँ पर कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर और आगे भी करते रहेंगे। और उसके अलावा भी हम सारे ये जो कुछ बच्चे हैं, हमारा यही प्लान है कि आगे इसको जितना ले जा सके, उत्तराखंड जैसी जगहों पे जहाँ पर गाँव के अंदर बच्चे इतने उत्सुक हैं पढ़ने के लिए, हमसे मिलकर इतने खुश होते हैं, तो उन तक हम लोग जरूर जाएं। चलिए स्नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए आपका। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह आगे बच्चों को तालीम देती रहेंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। एक बार फिर से योगेश के पास चले गए। योगेश, ये छात्र हैं DU की, लेकिन जज्बा ऐसा कि अगर समय दोबारा मिलेगा भविष्य में तो एक बार फिर से यही कोशिश करेंगी कि इन गरीब बच्चों को और गाँव के बच्चों को तालीम देंगे। जी, इनका जो उत्साह है वो प्रशंसा के काबिल तो है ही है और ये धन्यवाद के पात्र भी हैं कि ये इतना दूर से आकर उत्तराखंड के नौनिहालों को शिक्षित और उनको समर्थ बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो उनके लिए जो है शुभकामनाएं भी हैं। और देवभूमि उनका ये जो प्रयास है इसको सदैव याद रखेगी। और ये इसके अलावा ये एक सीख भी है हमारी प्रदेश सरकार को, हमारे नीति निर्माताओं को, हमारे भाग्य विधाताओं को कि देखिए दूर से आकर लोग पढ़ा रहे हैं और जो अपने स्वयं के संसाधन और स्वयं के ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। आप तो संसाधन संपन्न हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप चाहें तो ऐसे प्रोग्राम चला सकते हैं। आप रिवर्स माइग्रेशन की बात करते हैं तो रिवर्स माइग्रेशन का इससे और बेहतर जरिया क्या हो सकता है कि उत्तराखंड के युवा देश विदेश में इतने पढ़े लिखे हैं, क्षमतावान हैं और उनकी पहचान है, उनको अवसर दीजिए, वो आएंगे, आपके जो है नौनिहालों को पढ़ाएंगे और जो रिवर्स माइग्रेशन की आप बात करते हैं उसको साकार करके दिखाएंगे, वापस आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश मुझसे बातचीत के लिए आपका। जाहिर तौर पर जिस तरीके से अगर बात की जाए आशीष डबराल जैसे लोगों की, और ऐसे लोग बहुत कम समाज में होते हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर बच्चों को तालीम दे रहे हैं। ये नौकरी भी कर रहे हैं लेकिन हर वीकेंड पर गुड़गांव से गढ़वाल आते हैं, यहाँ पर बच्चों को तालीम देते हैं और न सिर्फ तालीम दे रहे हैं बल्कि विदेशों में जो रह रहे इनके जो मित्र हैं उन मित्रों के माध्यम से वहाँ के स्कूलों से भी ये वीडियो चैटिंग के दौरान इन बच्चों को तालीम दे रहे हैं ताकि इन बच्चों को गांव में ही ये मालूम चल सके कि मॉडर्न टीचिंग क्या होती है, विदेशों में जो लोगों की संस्कृति है वो क्या है। तो ऐसे लोगों को हम सलाम करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार संज्ञान में इसको अपने लेगी और ऐसे लोगों को सम्मानित करेगी, ऐसे लोगों का हौसला अफजाई करेगी ताकि ऐसे कुछ और आशीष इस समाज में पैदा हो सके और कोई भी बच्चा वो अशिक्षित ना रहे। इस पेशकश में तई बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।